in the continuation of the alternating current, in the first two lectures, we discussed about the basic terms of the or basic concept of the alternating current. Next, and the more definitions are: first, resistance is the property of a material to oppose the flow of current, and this is denoted by R. R is equal to V by I is equal to rho L upon A, where rho is equal to specific resistance, L is equal to length of the wire, which resistance we want to find, and A is the cross sectional area of the wire, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जिस वायर का रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं वो कंडक्टिंग वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऐसा रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज द क्रॉस सेक्शनल, दिस इज लेंथ। So resistance directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross sectional area of the wire. And specific resistance is the resistance of the wire having length 1 meter and cross sectional area 1 meter square. ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, that wire resistance is known as specific resistance or resistivity. So resistance is the property of a material to oppose the flow of current through it. ये किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि वो कितना अपोज कर रहा है the flow of current through it. And the opposite to the resistance is conductance. Conductance. It is denoted by capital G. It is reciprocal of the resistance. Or this is the property of the material, says about the material how much current it can deliver through it. कितना करंट कोई मटेरियल ले सकता है उसमें से, that amount of that nature of the material is known as conductance and denoted by G. G is equal to 1 upon R. Its unit is ohm inverse or mho और सीमेन से डिनोट करते हैं एस, या ओम इनवर्स या उल्टा ओम, अपोजिट टू द ओम इनवर्स और मो। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ द एसी: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस is the property of a material to oppose the flow of current. Resistance, inductance, capacitance. तीन चीज का behavior decide the nature of the alternating current. If in the circuit resistive load, inductive load, capacitive load, or any one, any two, any three, or all three are present, then the nature of the circuit becomes different. यदि हम रेजिस्टिव लोड लेंगे या इंडक्टिव लोड लेंगे या कैपेसिटिव लेंगे तो नेचर ऑफ द सर्किट विल बी डिफरेंट। सो इन तीनों का नेचर क्या है? द रेजिस्टेंस इज, दीज आर द ब्रह्मा विष्णु महेश, दीज आर द ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ द एसी सर्किट। द मीनिंग ऑफ दैट, ब्रह्मा के लिए क्या है? ऑल आर इक्वल, सब बराबर है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। यदि इंडक्टर किसी सप्लाई को पास करेगा तो दैट टाइप को वो कैपेसिटर अपोज करेगा। सो इंडक्टिव लोड क्या करता है? जो भी एक्ट करता है उसका अपोजिट एक्ट कौन करता है? कैपेसिटिव। तो इनका बिहेवियर देखेंगे, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि हमने इसको डीसी दिया और एसी सप्लाई दिया, नो चेंज इन नेचर,
नो चेंज इन नेचर। रेजिस्टेंस 100 ओम है तो 100 ओम ही रहेगा, बट इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो होता है एक्सएल, ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। यदि हमने डीसी दिया तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो एक्सएल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन डीसी। डीसी को कुछ भी अपोज नहीं करेगा, पास हो जाने देगा डायरेक्ट। और अपोजिस डीसी को पास करता है और अपोज किसको करता है, अल्टरनेटिंग करता है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द इंडक्टर। इन द सिमिलर फैशन द resistance or reactance offered by the capacitor in the path of alternating current is given by xc is equal to 1 upon omega c is equal to 1 upon 2 pi fc. If you pass the DC through the capacitor, frequency of the DC is 0, so xc is equal to 1 upon 0 is equal to infinity. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, या क्या कर देगा, ब्लॉक्स डीसी को रोक देता है। ये डीसी को पास करता है, पास डीसी, ये डीसी को पास कर देगा, जाने देगा, ये ब्लॉक कर देगा डीसी। और एसी रहा तो एसी को पास कर देगा। वो डिपेंड करेगा द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये वैल्यू यदि ज्यादा होंगे फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा और इजीली एसी पास होगा। तो एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ये एसी को ब्लॉक करता है या रोकता है, अपोज करता है, और ये पास कर देता है डीसी को। तो दीज टू आर कॉन्ट्ररी फॉर द एसी एंड डीसी सप्लाई। और एक नेचर है, यदि हम एसी देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस देने लगते हैं ये दोनों, इंडक्टर और कैपेसिटर, और रेजिस्टेंस कुछ नहीं देता। वो जैसा एसी आता है वैसे जैसे ही वोल्टेज देते हैं वैसे ही हमारा क्या आने लगता है, करंट। दिस इज वोल्टेज ग्राफ एंड दिस इज करंट ग्राफ, स्टार्ट विद द सेम पॉइंट एंड इन द एट द सेम पॉइंट। जैसे ही वोल्टेज आता है वैसे ही करंट आना शुरू हो जाता है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव। लेकिन इंडक्टर क्या काम करता है, ये पार्शियलिटी करता है, ये वोल्टेज को 90 डिग्री आगे कर देता है, 90 डिग्री लीडिंग आने लगता है वोल्टेज करंट से, और करंट कितना बाद में आने लगता है, आफ्टर 90 डिग्री। दिस इज द ग्राफ ऑफ voltage, this is the graph of current. So the phase difference between voltage and current is 90 degree, और voltage leads the current by 90 degree. अब ये होता कैसे, इंडक्टर का नेचर क्या होता है, टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम वोल्टेज तक एब्जॉर्ब मैग्नेटाइज होता है। जैसे ही वोल्टेज कम होने लगता है तो वो रिलीज करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को और डीमैग्नेटाइज होने लगता है। डीमैग्नेटाइज होने लगता है तो करंट आना शुरू हो जाता है। तो वोल्टेज जब तक वो मैग्नेटाइज होगा तब तक सभी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और वो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। और इस टाइम तक मैक्सिमम वोल्टेज आने तक वो मैग्नेटाइज होता है। जैसे ही वोल्टेज कम होने लगता है तो डीमैग्नेटाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग में हम यदि फोर्स लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टोटल स्टैटिक पोटेंशियल, स्टैटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम फोर्स कम करते हैं तो वापस पोटेंशियल एनर्जी किस में आने लगता है, काइनेटिक एनर्जी। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज तक मैग्नेटाइज होगा कॉइल, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ टर्न्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जब डीमैग्नेटाइज होगा, वोल्टेज कम होगा तो उसे लिबरेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, डीमैग्नेटाइज होगा तब हमें करंट मिलना शुरू होगा।
इस तरह से वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस आ जाता है 90 डिग्री, और वोल्टेज लीडिंग रहता है, वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। लेकिन कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो कहां जाता रहता है, टू आयनाइज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप कर देता है अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जब ये वोल्टेज डेवलप हो जाता है तब तक करंट तो आता रहता है, मैक्सिमम करंट आने तक ये क्या होता है, आयनाइज होता रहता है। मैक्सिमम जब चार्ज हो जाता है फुली क्या हो जाता है, ये आयनाइज हो जाता है, तब क्या होता है, करंट तो आता है, करंट मैक्सिमम आता है तब। लेकिन जब ये फुल आयनाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, करंट कम होने लगता है। करंट कम जब होगा तो क्या अपियर होने लगेगा, जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज एब्जॉर्ब क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जब पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज अपियर होगा अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तब वो करंट हमें क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। जैसे ही करंट कम होने लगेगा तो आयंस दिखाई देने लगेंगे, चार्ज कैरियर कम होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और क्या अपियर होने लगेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव प्लेट वन साइड एंड नेगेटिव प्लेट अनदर साइड, सो ये पोटेंशियल अपियर अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। या जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कहां जाता रहता है, टू आयनाइज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और आफ्टर फुली आयनाइज it will start to current goes on decreasing and the voltage appears across the plate of the capacitor because of the ionization of the medium between the plates of the capacitor. One plate becomes positive ion, charge on the one plate is positive and charge on the another plate is negative. एक प्लेट पे प्लस चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे माइनस, तो एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपियर होने लगेगा अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा, देयर विल बी नो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इट विल अपियर आफ्टर एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ करंट लीड करता है phi is equal to 90 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज, और करंट कितना आगे हो जाता है 90 डिग्री। बट दीज आर द वाटलेस फैक्टर्स, ना तो इंडक्टर में ही कोई पावर लॉस होगा आइडियली, एंड नो पावर लॉस इन द कैपेसिटर, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द पावर इज P is equal to VRMS IRMS cos phi and phi is 90, so power loss is 0। दोनों ही वाटलेस फैक्टर कहते हैं, तो इनमें लॉस नहीं होता आइडियली, प्रैक्टिकली थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है इसलिए लॉस होता है। So these are the main component of the alternating current, resistor, inductor and capacitor. So इन तीनों का बिहेवियर ऐसा होगा, ये वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं देगा, और इसका जो बिहेवियर है डीसी एसी दोनों के लिए एक जैसा होगा, लेकिन ये डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा, और इसके अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री, और यहाँ पे वोल्टेज ये डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा, और इसमें करंट लीड करेगा 90 डिग्री टू द वोल्टेज। करंट 90 डिग्री पहले आना शुरू हो जाएगा वोल्टेज से, यदि वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। सो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ द एसी सप्लाई, resistor, inductor and capacitor, and the behavior of the AC is decided by these 3 elements. So now next definition is reactance. Reactance क्या होता है? There are 2 type of reactance. One denoted by X, XL and XC. Inductive reactance and capacitive reactance. First is inductive reactance. Second is capacitive reactance. Next is capacitive reactance. कैपेसिटर की वजह से जो रिएक्टेंस होगा, that reactance is the capacitive reactance. इंडक्टर की वजह से जो होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस।
two types of reactance. First is inductive reactance. Inductive reactance is the opposition in the path of alternating current because of the presence of the inductor or coil. इंडक्टर की वजह से एसी पाथ में जो अपोजिशन होगा करंट के पाथ में, दैट अपोजिशन इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका वैल्यू ओमेगा एल होता है. ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल एंड इट्स यूनिट इज ओम्स. So inductive reactance is the opposition in the path of alternating current due to the presence of inductance. And capacitive reactance is the opposition in the path of alternating current due to the presence of the purely capacitive load. It is given by 1 upon omega c. Omega is 2 pi f, 1 upon 2 pi f c. Unit is ohm. This is the capacitive reactance. Next is impedance. Very important point of the electronics, electrical and computer branch students. Impedance generally used. Impedance also a opposition in the path of alternating current, but it is the combined opposition of resistive load and reactive load. रेजिस्टिव लोड और रिएक्टिव लोड में जो अपोजिशन होगा की वजह से, जैसे आरएल लोड, आरएलसी लोड, आरसी लोड, तो जहां पे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हैं तो वहां पे जो अपोजिशन होगा दैट अपोजिशन इज नोन एज इंपीडेंस. और ये किसके बराबर होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. यदि वोल्टेज का एंगल 0 है और करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय फाई है तो V अपॉन आई एंगल ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -5. और G क्या है? दिस इज ऑपरेटर. आई लेते हैं जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ J लेंगे. दिस वैल्यू इज अंडर रूट -1. J स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1. J क्यूब क्या हो जाएगा? -J. J4 का वैल्यू 1. दिस इज ए ऑपरेटर. इफ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. R is the resistive load, X is the reactive load. So if you obey the complex rules for the impedance. Complex में क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं. और ये हमारा क्या बन गया? पोलर फॉर्म. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म तो क्या करते हैं हम? BI cos -5 प्लस J V अपॉन आई साइन -5 एंगल. तो इसको कंपेयर किया तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस X. सो इंपीडेंस का ये क्या होगा? हमारा पोलर फॉर्म. दिस इज पोलर फॉर्म, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड R इज दिस वैल्यू, X इज दिस वैल्यू, J इज द ऑपरेटर. तो इंपीडेंस आल्सो है अपोजिशन इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव लोड एंड रिएक्टिव लोड. रेजिस्टिव लोड और रिएक्टिव लोड दोनों भी जितना अपोज करते हैं that opposition is the impedance. Now next definition is susceptance. Next definition is susceptance. जैसे दो टाइप के रिएक्टेंस होते हैं वैसे ही there are two types of susceptance. Susceptance is denoted by B. There are two types of susceptances, BL and BC. Inductive susceptance is equal to 1 upon omega L. This is equal to omega C. Or this is equal to 1 upon XL is equal to 1 upon XC. This is the property of a reactive load to allow the current through it. It is given by 1 upon omega L. Unit is ohm inverse or mho or Siemens. Same unit of the capacitive susceptance. This is reciprocal of capacitive reactance and its value is omega C. Unit is ohm inverse, mho or Siemens, and it is denoted by BC. BC is equal to omega C is equal to 1 upon XC. And inductive susceptance is 1 upon XL is equal to 1 upon omega L. This is because of the inductive load. इंडक्टिव लोड से जो
करंट फ्लो होगा इन द पाथ द support by the inductive load to allow the current through the circuit is known as inductive susceptance. So there are two types of susceptances, inductive susceptance and capacitive susceptance. Next is admittance. Next definition is admittance. Admittance is denoted by y. Y is equal to 1 upon z is equal to G plus JB. G is the conductance, B is the susceptance. Conductance is reciprocal of resistance, susceptance is reciprocal of reactance, and Y is the reciprocal of impedance. So this is also given by I upon B. और इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स और मोह और साइन. इसको ओम इनवर्स उल्टा ये भी सिंबल होता है, दिस सिंबल और दिस सिंबल और S. You can denote this by the symbol S. So this is the admittance. Now the next definition is very important, power factor. Power factor of the AC circuit is very important. So you should know the what is power factor. Power factor is the cosine of phase difference between voltage and current. It is defined as cosine of phase difference angle between voltage and current. It is also the ratio of resistive load upon total impedance. ये total resistance by total impedance का भी रेशो होता है, और इसी को क्या ले सकते हैं हम, it is the ratio of एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर. एक्टिव पावर अभी लेंगे हम, क्या होता है एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर. अभी हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एक्टिव पावर, व्हाट इज एपरेंट पावर. सो दिस इज द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. मैंने बताया था 90 डिग्री आता है, और यदि प्योरली इंडक्टिव लोड है, प्योरली कैपेसिटिव है तो भी 90 डिग्री आता है. वहां करंट लीड करता है प्योरली कैपेसिटिव में, प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है. रेजिस्टिव लोड में 0 होता है, इसलिए उसका पावर फैक्टर 1 होगा. और यदि हमने RL लोड ले लिए, R और रेजिस्टेंस दोनों ले लिए, तब ये वैल्यू कहां से आएगी, लेस देन 1 आएगी. सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1. एंड नेचर ऑफ द पावर फैक्टर, इसका नेचर भी होता है, वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द करंट. If current in the circuit is leading, power factor nature is leading. Power factor क्या होगा, current in the circuit is lagging, power factor nature is lagging. पावर फैक्टर भी क्या होगा, नेचर ऑफ द पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग. यदि करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग, करंट लैगिंग तो पावर फैक्टर भी लैगिंग. दिस इज द नेचर ऑफ द पावर फैक्टर. नाउ द पावर, एक्चुअली देयर इज वन टाइप ऑफ पावर. इफ वी कंसिडर द RC सर्किट, हियर this is x axis, this is y axis. If you are taking air voltage and you are considering RC load में करंट क्या होता है, हमारा लीडिंग रहता है. IRMS कितना आगे होगा वोल्टेज से, 5 डिग्री. अब ये करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट IRMS और दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट. या दिस यू कैन टेक दिस रेफरेंस. अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, IRMS साइन का. ये रेफरेंस वोल्टेज ही ले लेते हैं रेफरेंस पे, क्योंकि वोल्टेज के रेस्पेक्ट ही करंट लीडिंग. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा. सो दिस इज IRMS साइन का. सो दिस इज RMS वैल्यू ऑफ करंट. दिस इज एक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, I एक्टिव बोलेंगे इसको.
दिस इज आई रिएक्टिव। दो कंपोनेंट होंगे, एक रिएक्टिव कंपोनेंट और एक एक्टिव। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक्टिव कंपोनेंट। तो रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? ये। और रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टर या कैपेसिटर में क्या जाएगा? साइन करंट। अच्छा, ये दो कंपोनेंट किसके हो गए? करंट के। एक एक्टिव कंपोनेंट और एक रिएक्टिव, एंड वन इज आरएमएस। अभी यहाँ हम यदि इसको VRMS से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई here VRMS, here also VRMS मल्टीप्लाई, तो एक पावर मिलाई हमें, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर ये मिला हमें एक्टिव पावर, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर। ये क्या मिल गया? एक्टिव पावर। इसको Q से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। एक्चुअल में AC का एक ही पावर होता है, एपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। इसका यूनिट होता है वोल्ट्स एम्पियर। वोल्टेज का वोल्ट्स, करंट का एम्पियर। तो VA बोलते हैं इसको, वोल्ट एम्पियर। और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रेटिंग। इसका यूनिट होता है वाट्स। तो एक पावर ट्रायंगल बोलते हैं इसको, पावर ट्रायंगल फॉर RC सर्किट। RC सर्किट के लिए S होगा, ये P होगा, ये Q होगा। तो S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। एपरेंट पावर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो डेफिनेशन ऑफ apparent power is equal to S is equal to product of RMS value of voltage and current। इसका यूनिट होता है वोल्ट्स एम्पियर। सेकंड पावर इज एक्टिव पावर और रियल पावर और एक्चुअल पावर और टोटल पावर। इतने नाम है इसके। P इक्वल टू VRMS मॉड IRMS का मैग्नीट्यूड इनटू cos फाई। यूनिट इज वाट्स। इसका यूनिट क्या होता है? वाट, वैट्स होता है। थर्ड रियल पावर भी बोलते हैं इसको। और थर्ड वन इज रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर Q से डिनोट करते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रेटिंग। R का मतलब रेटेड पावर है, फिक्स रहता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टिव कंपोनेंट के लिए। सो दिस इज द एपरेंट पावर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। Sum of the square of the active power and reactive power and taking the square root gives the value of apparent power. So there are three types of power. This is power triangle and this is power triangle for RC load because here current is leading. Current voltage को lead कर रहा है 5 degree. So this power is current is this power triangle is for reactive component और कैपेसिटिव लोड, RC लोड और कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव नेचर है यदि सर्किट का, तब ये पावर ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर करंट लीडिंग है। करंट लीडिंग आने का मतलब है कि द नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव लोड। और यदि नेचर रिएक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड होगी तो ये नीचे आएगा करंट, और फिर जो पावर ट्रायंगल आएगा वो डाउन होगा। सो दिस इज फॉर कैपेसिटिव लोड। और यदि ये भी देखना है हमें किसके लिए? इंडक्टिव लोड के लिए और कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड और फॉर इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, RC लोड यू कैन से या RL, कैपेसिटिव लोड या RL लोड के लिए देखेंगे। तो यही डायग्राम हमारा ऐसा है। दिस इज एपरेंट पावर, नाउ करंट इज लैगिंग and this is VRMS IRMS, this is
VRMS, IRMS, sin phi, and this is VRMS, IRMS, cos phi. This is E, this is Q, this is S. And now the triangle is of this nature. This is P, this is Q, and this is S. Same S square is equal to Q square plus Q square. So this is RC सर्किट के लिए, ये RL सर्किट के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए ये कैपेसिटी. So these are the basic definitions of the alternating fundamental of AC.